Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class +2. In our previous lecture, we have completed a chapter 10 chapters of business studies, right? तो अब हमारे बिजनेस स्टडीज़ में जैसे कि पता है हमें +2 क्लास में हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के, जिसमें से हमने 10 टोटली कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। अब हमारे बैलेंस हैं 2 चैप्टर्स, तो एक रहता है मार्केटिंग का और एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिलेटेड। तो अभी हम आज की क्लास हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर होगी, जो कि हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 ऑफ पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं चैप्टर में एंटर होने से पहले कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया क्यों गया। जैसे हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वी आर कंज्यूमर, हम मार्केट से कुछ भी बाय कर रहे हैं, कोई किसी से हम सर्विस अवेल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हम गुड्स बाय कर रहे हैं, हम सर्विस भी अगर किसी से अवेल कर रहे हैं कुछ कंसिडरेशन देकर। कंसिडरेशन मतलब वेदर इट वुड बी कैश और नॉन कैश, वेदर इट वुड बी पार्टली पेड और फुली पेड। हम कुछ कंसिडरेशन दे के कुछ चीज़ हम खरीद रहे हैं, तो हमारे से हम कुछ पे करने के बाद हमें सर्विसेज या हमें गुड्स भी क्वालिटी मिलनी चाहिए। ये तो नहीं कि मार्केट में जो सेलर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमें डोमिनेट करें या वो हमें जो भी गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो क्वालिटी ना दें। ठीक है। या हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से और हम घर आते हैं हमें फूड पॉइजनिंग हो जाए, हमें वो क्वालिटी ना मिले या हमारे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाएं वो चीज़ें कंज्यूम करते हुए, बट वी हैव पेड सम कंसिडरेशन फॉर दैट कमोडिटी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि सेलर्स अपनी मन की ना कर पाएँ, ठीक है जी, कंज्यूमर्स को डोमिनेट या ह्यूमिलिएट ना कर पाएँ, इस वजह से गवर्नमेंट का एक एक्ट आया। गवर्नमेंट के अंडर एक एक्ट है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीन टू से शॉर्ट फॉर्म में कॉपरा 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ना अच्छे से हमें बताया गया है कि डेफिनेशन क्या होती है, कंज्यूमर किसको मानेंगे एक्ट के अंदर। ठीक है जी। अगर जो सबसे पहली बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जेनेसिस में उसके क्राइटेरिया में वही बंदा आएगा जो कि उसकी कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर बंदा बनता है। तो ठीक है जी। सबसे पहले हमें फॉरमोस्ट स्टेप है एक्ट को हम एक्ट पढ़ते जाएं, हमें लास्ट में पता लग जाए हम कंज्यूमर ही नहीं है अकॉर्डिंग टू एक्ट, तो फिर फ़ायदा नहीं है, हम कुछ पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, हमारा कुछ केस सॉर्ट आउट नहीं होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंज्यूमर क्या होता है, एक्ट के अंदर कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर हम पढ़ेंगे, जो कि जनरली एक्ट के अंदर नहीं, हमें जनरली पता है इंपॉर्टेंस क्या होती है कंज्यूमर की। ठीक है जी। फिर हम कंज्यूमर के राइट्स पढ़ेंगे जो एक्ट के अंदर लिखा है कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कंज्यूमर के पास है राइट टू सेफ्टी। ठीक है जी। राइट टू बी हर्ड। सेफ्टी मीन टू से अगर मैं कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आए, मैं सेफ रहूँ। ठीक है जी। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है मेरी सुनवाई हो, राइट टू बी हर्ड। ठीक है जी। राइट ऑफ क्वालिटी गुड्स। ठीक है जी। राइट टू गेट द गुड्स एट द मीन टू से एट सफिशिएंट एफिशिएंट प्राइस। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कुछ होते हैं हमारे पास राइट्स दिए हुए हैं एक्ट के अंदर। तो ऐसे ही अगर हम किसी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम जब हम अपील करेंगे कुछ चीज़ें जैसे कोर्ट्स होती हैं ना, तो एक्ट के अंदर ना रिड्रेसल मशीनरीज़ हैं, जैसे कि स्टेट सेंटर। ठीक है जी। इसकी रिड्रेसल मशीनरीज़ हैं जो कि कंज्यूमर के गुड्स के प्राइस के ऊपर इसको बाइफरकेट किया गया है। अगर किसी के गुड्स की वैल्यू इतनी है तो वो स्टेट में जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो सेंटर जुडिशरी मैकेनिज़्म में अपील करेगा और वहाँ उसकी क्या बोलते हैं जो भी है पेनलाइज करेंगे सेलर को, या जो भी उनकी जो हियरिंग्स हैं वहाँ पे होंगी। ये नॉर्मल कोर्ट में नहीं होंगी, ये कंज्यूमर एक्ट के अंडर रिड्रेसल मशीनरीज़ हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें होंगी। तो सबसे पहले हमने ये ओवरव्यू ले लिया हम क्या पढ़ने वाले हैं। इजी चैप्टर है, बहुत इजी और मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि आपको लाइफ में भी काम आएगा। जब भी आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हो बाहर, अगर आपके साथ कुछ आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, सेलर की तरफ से, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प ले सकते हो और इसके अगेंस्ट, उस सेलर के अगेंस्ट आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। तो अब हम सबसे पहले, मैंने बोला चैप्टर के एंटर होने से पहले हम सीखते हैं कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर जैसे बुक में तो डेफिनेशन जैसे दी हुई है वो
अगर आप, मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ कि कंज्यूमर बोला क्या गया है, तब आप बुक में से हम पढ़ेंगे तब इजी हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर का नेम है, जो इसके अंडर हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ईयर याद रखना आप, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है जी। अगर आप सिंपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखोगे तो ये तो सभी लिख लेंगे, साथ में ईयर है 1986। तो कंज्यूमर क्या है एक्ट के अंडर? हु बाइज एनी गुड और अवेल एनी सर्विस। सबसे पहली लाइन क्या है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड और अवेल्स एनी सर्विस। ठीक है जी। और सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर कंसिडरेशन। अगर फ्री में कोई सेलर आपको कुछ दे रहा है तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर। आप फ्री में कुछ किसी से ले रहे हो, आपको कुछ हो गया या आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ, तो देन यू आर नॉट कंज्यूमर, यू आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। तो फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना नेसेसरी है। ठीक है जी। उसके बाद ये कंसिडरेशन क्या होगी ये हम पढ़ेंगे। कंसिडरेशन में भी पेड और पार्टली पेड। ठीक है जी। पेड और प्रॉमिस टू बी पेड। ठीक है जी। यहाँ हमने क्रेडिट में कुछ गुड्स बाय करते हैं ना, कई बार हम कहते हैं उधार में कुछ गुड्स ले आए, हम देंगे, आई एम प्रॉमिसिंग टू पे यू एट सम लेटर डेट, देन आई एम अ कंज्यूमर। ठीक है जी। तो हम कंसिडरेशन का पढ़ेंगे। एक्सक्लूड, कंज्यूमर में कौन नहीं आते? पहली बात, मैंने बाय करी गुड, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, कंसिडरेशन भी पे कर दी, तो इससे मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। अगर मैंने वो गुड बाय करी है फॉर रीसेल और फॉर कॉमर्शियल पर्पस। रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस, जैसे मैं एक रिटेलर हूँ और मैं होलसेलर से कुछ बाय कर रहा हूँ। पहली बात, मैं बाय कर रहा हूँ गुड उससे, और दूसरी बात मैं पैसे देकर बाय कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो भी मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं वो गुड्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ? फॉर रीसेल या फॉर कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल पर्पस मीन टू से, अगर मैं सेलर नहीं हूँ, अगर मैं आगे नहीं बेच रहा, फिर भी मैं अगर अपनी इस्टेब्लिशमेंट, अगर मेरी शॉप के अंदर मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, कॉमर्शियली उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी मैं कंज्यूमर नहीं हुआ। ठीक है। मैं कंज्यूमर तब हुआ जब मैं अपने पर्सनल यूज़ में वो गुड्स लेकर आ रहा हूँ या पर्सनल यूज़ के लिए वो सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ। सो एक्सक्लूड क्या हुआ? पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। जो रीसेल और कॉमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स बाय करेंगे वो कंज्यूमर नहीं होंगे। सो लेट अस गो टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? बुक में जो हमारी डेफिनेशन दी है, कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बिन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड or under any system of deferred payment. The term includes any other use of such goods which such the term includes any other use of such goods which such use is made with the approval of the buyer. इसमें क्या कंज्यूमर कौन सा आया? इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब है, मान लो मैं गुड्स लेकर आया, मैं फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं बाज़ार से एक सोप लेकर आया। ठीक है जी। एक सोप लेकर आया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और उस सोप को मैंने अपने वॉशरूम में रखा, और उस वॉशरूम में मेरे भाई ने मेरे को बोला कि मैं सोप यूज़ कर लूँ, मिनटों से मेरे अप्रूवल, मेरे को पता है मैं घर के लिए और अप्रूवल, और उसने मेरे से पूछ के वो सोप यूज़ कर लिया, और उसके फेस पे या उसकी बॉडी में रैशेज़ हो गए। ठीक है जी। उस सोप को यूज़ करते हुए, तो क्या इस केस में वो लड़का जो मेरा भाई है, जो कि डायरेक्टली उसने ना कंसिडरेशन पे करी और ना उसने गुड्स बाय करी, गुड भी बाय मैंने करी, कंसिडरेशन मैंने पे करी, तो क्या वो कंज्यूमर होगा? एक्ट में है कि हाँ वो कंज्यूमर होगा। ठीक है जी। हु यूजेस सच गुड्स, ठीक है जी, विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, मेरे अप्रूवल से वो यूज़ कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई वो गुड्स यूज़ करते हुए, तो ही वुड बी हेल्ड एज कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी। अब उसके बाद है, द टर्म कंज्यूमर हाउ एवर डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। जो मैंने बात करी, जो रीसेल और कमर्शियल पर्पस के लिए जो गुड्स यूज़ करेंगे वो हमारे कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। Concept of consumer protection. Consumer protection is a very wide term. It includes providing information no consumer about their rights
and responsibilities and helps in getting their grievances redressed. Consumer is treated as the king of the market. अगर consumer नहीं है, consumer will be held as the king of the market. अगर market में consumer नहीं है तो market चल ही नहीं सकती. Sellers क्या बेचेंगे, economy कैसे रन होगी? So consumer है तो market है. That's why it is to be denoted as consumer is a king of the market. Therefore consumer protection is necessary. इस वजह से consumer protection necessary है. It is because the earlier approach of caveat emptor, ठीक है जी, that is let the buyer beware, has to be changed to caveat vendiator. caveat emptor एक टर्म थी, ठीक है जी, जिसमें होता था caveat emptor का मतलब था let the buyer aware. पहले हमारा एक लॉ में हमारा caveat emptor होता था, एक क्लॉज होता था जिसमें होता है कि बायर अगर कोई चीज़ बाय कर रहा है तो वो समझदारी से बाय करे, सारा गलती सेलर की नहीं है. अगर सेलर ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस साथ में रखी हैं तो बायर की ड्यूटी बनती है उसको पढ़ना, और अगर उसको चलता है तो ही वो बाय करे. अगर उसको उसके रिस्क फैक्टर्स पता है तब भी वो बाय करे. अगर उसको उस यूज़ के बाद फिर भी कुछ हो जाता है तो सेलर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो इट मीन्स कैवेट एम्पेटर लेट द बायर बिवेयर. इस कंसेप्ट को चेंज करना था. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाने की वजह ये थी कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करना है, जिसका मतलब है कैवेट वेंडिएटर. कैवेट वेंडिएटर मीन टू से लेट द सेलर्स बिवेयर. सेलर्स को सावधान होना चाहिए कि वो क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है जी, उसको प्रॉपरली गाइड करना चाहिए, उसको फ्रॉड नहीं करना चाहिए. तो ये कंसेप्ट कैवेट वेंडिएटर के ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है. अब है बात इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्यों थी? कंज्यूमर इग्नोरेंस सबसे बड़ी बात है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द राइट्स एंड एबिलिटीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एबल टू नो अबाउट द रीड्रेसल एजेंसीज एंड कैन अप्रोच. कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और ये डिफरेंट रेगुलेशंस रूल्स निकालता है और स्टैंडर्ड सेट करता है, जिससे कंज्यूमर्स जो हैं, जो इग्नोरेंट कंज्यूमर्स होते हैं, उनको उनके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के राइट्स के बारे में पता लग जाता है, जिससे उसको रीड्रेसल मशीनरीज के बारे में पता लग जाता है, जिससे वो कल को कुछ भी फ्रॉड होता है तो वो स्टेप ले सकते हैं. ठीक है जी. दूसरी बात, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच वुड टेक केयर ऑफ देयर इंटरेस्ट. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकेम नेसेसरी टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों नेसेसरी था? क्योंकि उनके इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नेसेसरी था. वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के आने से पहले क्या होता था? कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयट होते थे. किससे? सेलर से. सेलर्स क्या करते थे? मोनोपोलीज करते थे, घटिया चीज़ें यूज़ करते थे मीन टू से प्रोडक्ट्स में, जिससे कंज्यूमर्स को हेल्थ इश्यूज़, कंज्यूमर्स को डिफरेंट अलग अलग प्रॉब्लम्स होती थी और उनको पूछने वाला कोई भी नहीं था मार्केट में. इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया ताकि कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट ना हो सेलर्स के हाथों. तो ये थी इंपॉर्टेंस. अब इंपॉर्टेंस ये थी कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से. अब बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंट है? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. अगर तो कोई छोटा दुकानदार है, मीन टू से अगर मेरे को पता है मैंने बस ये बेच के मैंने बस दुकान बंद, कल को वन टाइम मैं सेल कर रहा हूँ, कल को कस्टमर को कुछ भी हो या मेरे को नहीं परवाह कि कल को ये दोबारा मेरे से परचेज करेगा कि नहीं करेगा. अगर मैं लॉन्ग टर्म बिजनेसमैन हूँ, मतलब मेरे को अपने कस्टमर्स रिटेन करने हैं, ठीक है जी, मेरे को मार्केट में सर्वाइव करना है, तो मैं धोखा नहीं करूंगा. अगर आज धोखा कर लूँगा, कल को वो कस्टमर 10 और कस्टमर ख़राब करेगा और वो बिल्कुल भी नहीं आएगा मेरी शॉप में. सो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज. और बिजनेस जो है वो हमेशा सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी की डिफरेंट वो चीज़ें, जैसे कंज्यूमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, और रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को कुछ दे. ठीक है. सो ये बताने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंपॉर्टेंट है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नॉर्मली बिजनेसमैन क्या है? सेल द प्रोडक्ट्स टू अर्न प्रॉफिट्स. ठीक है. एंड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बताया गया कि जो बिजनेसमैन है उसको कंज्यूमर को मॉनिटरी
उनके लिए जो मॉनिटरी बेनिफिट उसको साइड पे रख के उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ अच्छा बिहेव और अच्छे तरीके से उनसे अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहिए, उनको एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है। मॉरल जस्टिफिकेशन, बिजनेस एग्जिस्ट टू सर्व ह्यूमन बींग्स, इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू देयर वेल एंड कीप देम अवे फ्रॉम एक्सप्लोटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन है हो गया। अब इफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी फॉर्म एक्सप्लोटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगर ना होती तो बिजनेस एक्सप्लॉइट करते रहते और गवर्नमेंट इंटरवेन करती और पेनल प्रोविजंस उस बिजनेसमैन के ऊपर लगते। सो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मेन मोटिव इंपॉर्टेंस थी। अब लीगल प्रोटेक्शन क्या मिली है कंज्यूमर्स को? लीगल प्रोटेक्शन सबसे पहले कंज्यूमर्स को मिली है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे ये जो है ना हमारा चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर नेम है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके अंडर डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं। जैसे एक कॉपरा 1986 और बनाया कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है जी। और भी कई एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ, वो जो पैटी एक्ट्स बनाए गए ना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सीखा, या द सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी हमने किया था, राइट, पढ़ा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स बनाए गए हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हुए। ठीक है। हम मेजरली हमारे चैप्टर में कौन सा पोर्शन कवर्ड है? कॉपरा, जो स्पेसिफिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स कैसे मिली? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982 से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, कंपटीशन एक्ट। ये सारे डिफरेंट एक्ट्स है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। ये सारे के एक्ट्स बनाए गए हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हुए। अब हमारी बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करे हुए हैं। कंज्यूमर राइट्स हैं, पहली बात राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी, इट मीन्स अ कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है जी। हमें कंज्यूमर को बताना पड़ेगा सेलर को कि उस चीज़ के क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, और उस कंज्यूमर हैविंग द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू चूज़, कंज्यूमर के पास राइट है कोई भी चीज़ चूज़ करने का। राइट टू बी हर्ड, अगर कंज्यूमर के पास कुछ भी गलत होता है, फ्रॉड होता है, तो उसके पास राइट है कि वो अपील कर सके, वो केस फाइल कर सके और उसकी सुनवाई हो। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर के पास राइट है वो रिड्रेसल सीक कर सकता है रिड्रेसल एजेंसीज पे जाकर। ठीक है जी। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन मीन टू से वेरियस सर्कुलर्स लेजिस्लेशंस के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज राइट्स एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन बाय फॉर्मिंग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशंस। ये सारे कंज्यूमर को राइट है। कौन कौन से राइट्स हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल। देयर आर 6 राइट्स। ठीक है जी। और ये राइट्स, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। अब उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब है? कंज्यूमर शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स। ये तो बात है नहीं, जैसे हमने बात करी थी कैविएट एम्प्टर। ठीक है, उसके ऊपर ये उसके रिलेटेड है कि कंज्यूमर की मतलब कंज्यूमर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, कोई भी चीज़ परचेज करती है। हर बार सेलर की गलती नहीं होती। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। ही शुड बी अवेयर।
Consumer must always buy standardized goods as they provide quality assurance like FPO mark, ISI mark. उसको ये देखना चाहिए. Consumer must learn about the various risks associated and the use and maintenance of goods. उस कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि जो मैं गुड्स बाय करने जा रहा हूँ इसके रिस्क क्या, फैक्टर्स हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. कंज्यूमर मस्ट रीड द लेबल्स केयरफुली. कंज्यूमर को जो भी लेबल्स होती हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए. ठीक है. अ कंज्यूमर मस्ट इंश्योर दैट ही गेट्स अ फेयर डील. कंज्यूमर को ये इंश्योर होना चाहिए कि उसको सही पैसों पे सही प्रोडक्ट मिला है. कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स. कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो. Consumer must file a complaint in case of any shortcoming in goods or services. Consumer should respect the environment and avoid creating pollution. ये सारे हैं हमारे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? फॉर ये बेसिक इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप मार्केट में जब भी कुछ चीज़ें लेने जाओ आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप क्या यूज़ करने जा रहे हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं. कोई भी प्रोडक्ट लिखते हो उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका लेबल जो पीछे लिखा हुआ है उसको पढ़ो. एनवायरनमेंट को हार्म ना करो उस प्रोडक्ट्स के यूज़ करते हुए. हमेशा कुछ भी प्रोडक्ट बाय करो तो मार्क्स स्टैंडर्ड गुड्स बाय करो, क्योंकि वो एश्योरेंस देते हैं सेफ्टी की. फॉर एग्जांपल ISI मार्क, ठीक है जी, FPO ट्रेडमार्क, कुछ भी हम देख लें, FSSAI, FSSAI लाइसेंस फूड के टाइम पे, तो ये हम पढ़ें. तो ये सारी चीज़ें हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. तो आज का चैप्टर हम यहाँ तक रखते हैं. फिर हमारा रीड्रेसल मशीनरीज़ का टॉपिक रह गया. एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक के लिए आप अपना यहाँ तक का चैप्टर रिवाइज़ करो. कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ले सकते हो हमसे डाउट, तो वी विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल. Till then, thank you so much for watching our videos. Please do like, share, subscribe our channel. Meet you in our next class. Thank you. Bye bye.